हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निशांत स्वागत करता हूं आपका अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। इस उम्मीद के साथ कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ, व्यस्त, मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग यूपीएससी पीटी के लिए सामान्य विज्ञान जिससे 5 नंबर आने हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं और आज हम लोग क्लास 6 में पहुँच चुके हैं। ठीक है, 6ठी क्लास हमारी है। लगभग हम 1000+ क्वेश्चन जो है करने वाले हैं प्रीवियस ईयर। तो उसमें आज लेते हैं पहला प्रश्न। अपना पहला प्रश्न क्या भी है, CSIR राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा नामक भारत के स्वदेशी हल्के परिवहन विमान का डिजाइन और विकास किया जा रहा है। कौन सा विमान का भैया? विमान, सारस, गरुड़ या इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका क्या राइट आंसर होगा। देखिए, भारत के स्वदेशी हल्के परिवहन विमान जो है उसका नाम है आपका सारस। ठीक है, सारस का डिजाइन और विकास CSIR राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा किया गया है। यह हल्के परिवहन विमान श्रेणी में पहला भारतीय बहुउद्देशीय नागरिक विमान है। पहला भारतीय बहुउद्देशीय नागरिक विमान, बहुउद्देशीय नागरिक विमान है। बात क्लियर है? इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सारस ने 29 मई 2004 को बेंगलोर में HLL हवाई अड्डे में अपनी पहली उड़ान भरी है। चलिए दूसरा नंबर लेते हैं। भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष जो है ये IITM कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद में, रुड़की में, कानपुर में या पुणे में? बताओ भैया कहाँ स्थापित है ये। देखिए, अगर इसकी बात करें तो जो भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष है, ठीक है, IITM भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थित है। कहाँ पे? पुणे में स्थित है। प्रत्यूष भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है और प्रथम मल्टीप्लेक्स सुपर कंप्यूटर है। जो प्रत्यूष है ये प्रथम मल्टीप्लेटा फ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर है। बात क्लियर है? भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है। भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है। बात क्लियर? दोनों चीज़ क्लियर है। और इसकी जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग है यह 6.8 है। मतलब कि 1 सेकंड में यह कई अरब गणना कर सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका अब डी ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा नंबर लेते हैं। क्या भैया? ब्रह्मोस मिसाइल की सर्वोच्च सुपरसोनिक गति मैक कितनी है भैया? 0.8 से 1, 1.8 से 2, 2.8 से 3। ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? देखिए, जो ब्रह्मोस है उसको किसने विकसित किया है? DRDO ने विकसित किया है। ठीक है, मतलब ये भारत के DRDO और रूस के मेसिनो ट्रायोसोनास द्वारा संयुक्त रूप से विकसित है। ब्रह्मोस जो है DRDO प्लस रूस, मतलब भारत और रूस, भारत की ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्म और यहाँ की ब्रह्मा और रूस ऐसे करके आप कर सकते हैं, रोस मोस कॉस करके है। ठीक है, ये विकसित जो है ये ब्रह्मोस से कम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका प्रक्षेपण पनडुब्बी से, युद्धपोत विमान से तथा जमीन से किया सकता है। इसकी सर्वोच्च सुपरसोनिक गति जो है वो 2.8 से 3 है। बात क्लियर है? 2.8 से 3 मैक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर लेते हैं। क्या भैया? विश्व स्वास्थ्य संगठन की संतुलित आहार की सलाह के अनुसार अस्वास्थ्यकर वजन बढ़ाने से बचने के लिए कुल वसा ऊर्जा सेवन अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 10%। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, अगर हम WHO की सलाह की बात करें तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की इकाई है। यह विश्व के देशों के बीच स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग और मानक विकसित करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संतुलित आहार के लिए जारी सलाह के अनुसार अस्वास्थ्यकर वजन बढ़ने से बचने के लिए
वसा कुल ऊर्जा के सेवन का करीब 30% जो है आपका ये सेवन करना चाहिए, ठीक है। इससे अधिक होने पर जो है वो अस्वास्थ्यकर वजन बढ़ने लगता है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। अब देखिए हमने कहा गई भैंस पानी में, तो बी और सी किस में घुलनशील है भैया? तो ये तो जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील, ये जल में घुलनशील है। बचा कौन? ए, डी, ई और के, ये बचता है। ये क्या है? ये जल में वसा में घुलनशील है, ठीक है। वसा पूछा क्या? वसा में घुलनशील नहीं है, तो ए भी है, ई भी है और के भी है। सी जो है ये आपके जो है जल में घुलनशील है। क्या? जल में घुलनशील है, ठीक है, जल में घुलनशील है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्या है? बादाम हम लोग बहुत खाते हैं, बादाम बुद्धि बढ़ाने के लिए कौन से विटामिन में समृद्ध होते हैं? सी में, डी में, ई में या के में? बताइए भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बादाम जो है ये विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है। विटामिन ई का प्रमुख स्रोत जो है, ये विटामिन ई का प्रमुख स्रोत जो है बादाम है। इसके अतिरिक्त इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, ठीक है। विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई की कमी से जो है ये पुरुषों महिलाओं में बांझपन का बड़ा खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए बादाम खाना चाहिए, ठीक है। नपुंसकता बढ़ जाती है, बांझपन बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। जैसे विटामिन सी है तो विटामिन सी जो है इससे स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी जो है इससे रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स होता है। विटामिन के है तो इसमें खून का थक्का नहीं जमता है। बात क्लियर है? इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 7वां नंबर चलते हैं। क्या भैया? कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? अब देखिए हमने अभी ABCD ऐसे कर रखा है, लेकिन आप पूछा क्या? रेटिनॉल, थायमीन, राइबोफ्लेविन या नियासिन। मतलब आपसे जो है इस उम्मीद के साथ ये प्रश्न पूछा गया है कि आपको विटामिनों के नाम पता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा? ए, डी, ई और के ये किस में घुलनशील है? ये वसा में घुलनशील है। बी और सी ये किस में? जल में घुलनशील है। तो भैया विटामिन B1 थायमीन हो गया। विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है, तो पानी में बी और सी, तो बी तो थायमीन होता है ना। राइबोफ्लेविन भी होता है, B3 नियासिन होता है। रेटिनॉल जो है विटामिन ए ये वसा में घुलनशील है। किसमें? वसा में घुलनशील है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं 8वां नंबर। शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए महत्वपूर्ण है। कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज, पोटेशियम। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर इसकी बात करें तो सबसे जो हमारा शरीर होता है शरीर में कैल्शियम और पोटेशियम दोनों का होना आवश्यक होता है। लेकिन कभी कभी अगर इसे जो कोशिका द्रव्य में धनायन के रूप में पाया जाने वाला, अर्थात जो शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखता है, वो रखता है आपका पोटेशियम, ठीक है। इसमें राइट आंसर आपका पोटेशियम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखने के साथ साथ जो है ये हृदय की मांसपेशियों को सही तरीके से कार्य करने में मदद करता है। यह शरीर में विद्युत अपघट्य के संतुलन को बनाए रखता है। और इसकी कमी से, जैसे पूछा जाए कि भाई पोटेशियम की कमी से मेरे दोस्त रक्तचाप, जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, पेशियों की दुर्बलता और अंगाघात खतरा होता है, जैसे पैरालिसिस जो हो जाती है, ये बेसिकली पोटेशियम की कमी से ही होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे कैल्शियम का क्या होता है? कैल्शियम जैसे दांत देखते होंगे, दांत जो है टूटता है ज़्यादा या ख़त्म हो जाता है कैल्शियम की कमी से। हड्डी जो कमज़ोर होती है ये भी इसकी वजह से होती है, ठीक है। आयरन है तो आयरन कमी से, जैसे आप अगर आयरन की कमी हो रही है तो व्यक्ति मतलब उसको ज़्यादा निद्रा आएगी, तो बेसिकली इसका भी शिकार हो जाएगा। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्या भैया? घातक रक्त अल्पता वह स्थिति है जिसमें शरीर के पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ
लाल रक्त कोशिकाओं ये नहीं बना पाता क्योंकि इसमें पर्याप्त में नहीं होता है। क्या नहीं होता भैया? विटामिन B6, राइबोफ्लेविन, फोलेट या B12। बताओ क्या इसमें होता है? देखिए हम बात करें तो एक विटामिन K है और एक विटामिन B12 है। यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? रक्त अल्पता वजह से शरीर के पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिका ये नहीं बना होता। क्या नहीं बना होता? तो भैया विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 जो है यह लाल रक्त कोशिकाओं की परिपक्वता के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ये विटामिन B12 जो है। और जब पाचन तंत्र से विटामिन B12 का अवशोषण नहीं हो पाता, शरीर में पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता, तो यह स्थिति घातक रक्त अल्पता कहलाती है। दूध, दही, अंडा, चिकन, खमीर आदि जो है इसमें विटामिन B12 पाया जाता है। विटामिन B12 में इसको जो है आप ऐसे समझिए, इसको राइबोफ्लेविन नाम भी दिया जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है। इसमें देखिए होता क्या है, जिससे विटामिन B12 को जो है जिसे इसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है, कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। तो विटामिन B12 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइबोफ्लेविन का इसमें कोई योगदान नहीं होता है। ठीक है, B1 थाई, B2 इसको विटामिन B2 बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका कोई योगदान नहीं होता है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन होता है। ठीक है, पेलाग्रा, ये सब सारी चीज़ें होती हैं इसकी कमी से। बाल का झड़ना विटामिन 6 की कमी से होता है। तो 10वें नंबर चलते हैं। एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या कितने मिलियन होती है? 2.5 से 4.5, 6.5 से 9.5, 4.6 से 6.2 और 9.6 से 12.2। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए भैया, अगर हम इसकी बात करते हैं तो लाल रक्त कणिकाएं, जैसे हमारे शरीर में जो है एक RBC होती है और एक होती है WBC। एक RBC, एक WBC होती है। ठीक है, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं या इन्हीं को इरिथ्रोसाइट, छोटी चपटी गोल उभयावतल होती हैं जो RBC होती हैं। ठीक है, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। RBC में केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, केंद्रक, लेकिन इसमें एक उदाहरण ये भी है कि जो ऊंट है और लामा में इसमें RBC को छोड़कर, है ना, जो ऊंट और लामा में केंद्रक पाए जाते हैं। एक स्वस्थ वयस्क मानव शरीर में लगभग 4.6 से लेकर के कितनी 4.6 से लेकर के 6.2 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर होता है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर C क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर में क्या है? में प्रचुर मात्रा में विटामिन, खनिज, बीटा कैरोटीन, विटामिन C, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, कैरोटीनॉइड, फाइटोकेमिकल और प्रतिऑक्सी कारक पाए जाते हैं। दुग्ध उत्पादन में, बेरी में, गहरे हरी रंग का पत्तेदार साग में, साबुत अनाज में। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अगर इसकी बात करें हम, इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन, खनिज, बीटा कैरोटीन ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये है गहरी हरे रंग का पत्तेदार साग। ठीक है, जैसे पालक हो गया। अब इस ये नहीं है कि स्पेसिफिक कोई जो, जैसे पालक, मेथी, है ना, पालक, मेथी, सोया, इन सब चीज़ों के जो है होते हैं, इसमें जो प्रचुर मात्रा में जो है अनाज पाए जाते हैं। और जो आप यहाँ साबुत अनाज देख रहे हैं, साबुत अनाज में जो है रेशा युक्त हरी सब्जियाँ और बीज सम्मिलित होता है। ठीक है, जिसे रेशा विटामिन, इसमें इससे जो है विटामिन E और विटामिन B व अन्य जैसे जस्ता, सेलेनियम, तांबा, लोहा, मैग्नीशियम के तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा C। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर पे। किसमें प्रतिऑक्सी कारक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मानव शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं? खनिज, अमीनो एसिड, वसा या फाइटोन्यूट्रिएंट्स। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये देखो, कोई भी चीज़ जैसे अमीनो एसिड, खनिज की भी आवश्यकता होती है, अमीनो एसिड की भी आवश्यकता होती है, वसा की भी आवश्यकता होती है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स की भी आवश्यकता। लेकिन यहाँ पूछा क्या है, किसमें प्रतिऑक्सी कारक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण किसमें पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके फाइटोन्यूट्रिएंट्स में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो है ऐसे तत्व होते हैं उनमें ऑक्सीकरण और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मानव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया को तेज करने के साथ शरीर में टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। तो इसके लिए फाइटोन्यूट्रिएंट्स आपको कहाँ मिलेगा? ये आप गोभी खाइए,
क्या, गोभी, पालक, मेथी, हरी पत्तियाँ, भिंडी, ठीक है, भिंडी, उसके बाद आपका ब्लूबेरीज होता है, और उसके बाद आपका पपीता होता है, ठीक है। ये सब सारे इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर पे। जल परिक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थों को हटाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? ऑक्सीकरण और निस्पंदन, सक्रिय कार्बन और एयर स्ट्रिपिंग, रिवर्स ऑस्मोसिस आसवन और आयन एक्सचेंज, ऑक्सीकरण फिल्टर, हरी रेत, यांत्रिक फिल्टर। बताओ इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जल परिक्रमण संयंत्रों की बात करें तो जल परिक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थों को हटाने के लिए आरओ मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। इसके बाद और क्या होता है? इसके बाद आसवन होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, फिर आसवन होता है, उसके बाद जो है आयन एक्सचेंज होता है। क्या होता है भैया? आयन एक्सचेंज होता है, ठीक है, आयन एक्सचेंज होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया में जल को प्रेशर द्वारा एक अर्धपारगम्य झिल्ली से बाहर किया जाता है जो लवण, बैक्टीरिया व अन्य ठोस पदार्थों को रोक लेती है एवं शुद्ध जल झिल्ली से पार चला जाता है। जल आसवन विधि में जल को गर्म किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका रिवर्स ऑस्मोसिस होएगा, आसवन, उसके बाद आयन एक्सचेंज। इसमें राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर पे। क्या भैया निम्नलिखित में से कौन सा अयोग्य संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? मैग्नीशियम सल्फेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, संगमरमर जो है, संगमरमर क्या है? एक कायांतरित चट्टान, ठीक है। यह एक कायांतरित चट्टान है। इसका प्रमुख घटक जो है वो है CaCO3, मतलब इसका होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसमें होता है। इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजस्थान के मकराना अपने उच्च गुणवत्ता वाले संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ध्यातव्य है कैल्शियम कार्बोनेट सफ़ेद रंग का जल में अविलेय ठोस है जिससे चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है? 5 हर्ट्ज, 5000 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज या इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर मनुष्य द्वारा ये कहा जाए कितने जो है चीज़ ये कर सकता है तो ये करीब जो है देखिए, इसमें जो यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से और उसके बाद 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है, वह मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है। बात क्लियर है? 20,000 हर्ट्ज तक जो होती है वो मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है, इसे ही ध्वनि कहा जाता है। अतः 100 हर्ट्ज की आवृत्ति जो है ध्वनि 100 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी। ध्यातव्य है कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस में होती है, उसके पश्चात द्रव में और सबसे कम गैस में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100 हर्ट्ज, ठीक है। इसमें एक पैमाना बनाया गया है, 100 हर्ट्ज से ऊपर जो है किन क्षेत्रों में बोला जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना है? 32 डिग्री है, 100 डिग्री है, 212 डिग्री या 373 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए, अगर हम बात करें तो जल के हिमांक की बात करें, उसके बाद हम क्वथनांक की बात कर लेंगे, ठीक है। जल के हिमांक की बात कर लें तो सेल्सियस पैमाने पर, किस पैमाने पर? सेल्सियस पैमाने पर जो होता है जल का हिमांक होता है वो होता है 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। और यही अगर आप फ़ारेनहाइट पे आएंगे, कहाँ पे आएंगे? फ़ारेनहाइट पर आएंगे तो फ़ारेनहाइट पर जो है यही तापमान आपको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखाता है। और यही तापमान अगर केल्विन की बात करें, किसकी? केल्विन की बात कर दें तो 273 केल्विन जो है ये होता है, ठीक है। और यहीं पे अगर हम क्वथनांक की बात कर लें, किसकी? क्वथनांक की बात कर लें तो जो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान जल के हिमांक पर होता है यही हो जाता है कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। और यही फ़ारेनहाइट पर दिखाएगा आपको 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यही जो है दिखाएगा आपको 373 केल्विन। बात क्लियर है? तो उसमें देख लीजिए क्या पूछा? क्वथनांक पूछा। फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो भैया इसमें पानी का जो क्वथनांक होगा
पानी का जो क्वथनांक होगा किस पैमाने पर, फ़ारेनहाइट स्केल पर। देख लीजिए कितना होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें राइट आंसर जो है वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आपसे यही केल्विन पूछता 373 केल्विन हो जाता, और अगर यही आपसे सेल्सियस में पूछता तो ये 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता। और यही अगर आपसे जो है जल का हिमांक पूछता तो 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस। ये पूछा कि आपसे क्वथनांक हिमांक पूछता तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता, केल्विन पूछता तो 173 केल्विन हो जाता। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पे। जो विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन सी है, क्रोमियम, टंगस्टन, प्लेटिनम या निकेल। बताओ भैया। देखिए विद्युत बल्ब सबसे पहले ये जान लीजिए कि विद्युत बल्ब जो है, विद्युत बल्ब का आविष्कारक कौन है। आविष्कारक, विद्युत बल्ब के आविष्कारक जो है वो थॉमस एल्वा एडिसन है। कौन है, थॉमस एल्वा एडिसन है। ठीक है, थॉमस एल्वा एडिसन ने किया। इसमें कांच के खोखले गोले के अंदर टंगस्टन धातु का फिलामेंट जो तैयार किया इन्होंने, किसका, टंगस्टन धातु का फिलामेंट इन्होंने तैयार किया था। ठीक है, और उसके अंदर जो है धारा प्रवाहित करने पर यह अतितप्त जो है करीब 1650 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जिसे वह प्रकाश अर्जित करता है। टंगस्टन एक उच्च गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस वाली धातु है और इसका प्रयोग जो है विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। ये विद्युत बल्ब है, जैसे ये विद्युत बल्ब है, ठीक है, ये विद्युत बल्ब आपका हो गया जो यहाँ से निकलता है जैसे ये, तो ये फिलामेंट जो टंगस्टन बना होता है और इसके अंदर जो गैस भरी होती है वो नाइट्रोजन की होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है, इसमें राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया का रासायनिक परिवर्तन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण, मोम का पिघलना, पानी का संगठन, और ऑप्शन डी है पौधों में वाष्पोत्सर्जन। बताओ भैया कौन सा रासायनिक घटक है। देखिए रासायनिक परिवर्तन कहते किसको हैं। रासायनिक परिवर्तन जो है, अगर आपसे पूछा जाए रासायनिक परिवर्तन को आप कैसे समझेंगे, तो भैया रासायनिक परिवर्तन जो होता है इसमें पदार्थ के अणुओं का जो रासायनिक संगठन अथवा अणुओं की आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है। मतलब अगर यहाँ पे H2O है और इससे हम जो है O2 से वो CO2 से कर दें तो ये हो जाएगा, जैसे यहाँ से हो जाएगा CHO, ठीक है, CHO हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। यहाँ पे फिर उसके बाद क्या CHO हो गया और यहाँ पे H बच गया। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप कर सकते हैं CHO2, ऐसे कर सकते हैं। तो ये रासायनिक परिवर्तन मतलब पूरा परिवर्तन हो गया किसका, पदार्थ के अणुओं और रासायनिक संगठन की और उसके आंतरिक संरचना परिवर्तन हो गया। ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं। जो रासायनिक परिवर्तन होता है ये अस्थायी परिवर्तन होता है भाई, है ना, ये अस्थायी परिवर्तन होता है। जैसे इसके उदाहरण प्रकाश संश्लेषण है ना, प्रकाश संश्लेषण हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है पदार्थों का दहन हो गया, जंग लगना, दूध का खट्टा होना, जो फर्मेंटेशन के द्वारा दूध का खट्टा होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए मोम पिघलती है उसको आप फिर बना सकते हैं, पानी के संग ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया भी कंटिन्यू होती है, पानी वाष्पोत्सर्जन करता है फिर उसके बाद फिर से ग्रहण करता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये तीनों जो है ये आपका जो है भौतिक परिवर्तन है, लेकिन जो और सारी चीज़ें हैं जैसे प्रकाश संश्लेषण जो है ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। बात क्लियर है। प्रकाश संश्लेषण हो गया, दूध का खट्टा होना, जंग का लगना, ये जो है पदार्थों का दहन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण मतलब ये चीज़ जैसे आपने खर्चा किया, जो चीज़ आपने खर्चा किया पुनः प्राप्ति कोई उम्मीद न हो। ठीक है, पुनः प्राप्ति कोई उम्मीद न हो। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर पे। 19 नंबर को क्या, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कीमती पत्थर एक तत्व का बना है जो एक यौगिक नहीं है, पन्ना, याकूत, हरिताश्म या हीरा। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर बात करें किसकी कि जो कौन सा कीमती पत्थर एक तत्व से बना है और एक यौगिक नहीं है, मतलब एक तत्व से भी बना है और यौगिक नहीं है, तो कार्बन जो है ये आधुनिक आवर्त सारणी वर्ग 14 द्वितीय आवर्त का तत्व है। हीरा यौगिक जो है, हीरा यौगिक नहीं बल्कि कार्बन का एक अपरूप है। हीरा क्या है, यह कार्बन का अपरूप है, यह कोई यौगिक है ही नहीं है। हीरा क्या है, यौगिक नहीं है, यौगिक नहीं है, यौगिक नहीं है हीरा। बात क्लियर है मेरे भाई, हीरा यौगिक नहीं है। ठीक है, यह कार्बन का सबसे शुद्ध व क्रिस्टलीय रूप है। इसका निर्माण कोयले के रूपांतरण से होता है, अर्थात यह रूपांतरित चट्टान है। क्या है, रूपांतरित
चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है हीरा। ऐसे अभी हम लोग किसको पढ़े थे, संगमरमर को पढ़े थे, और संगमरमर को हमने क्या पढ़ा था, यह एक कायांतरित चट्टान है। क्या है, कायांतरित चट्टान है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट आंसर होगा। चलिए 20 नंबर पर चलते हैं। 20 नंबर क्या है, मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है, दाहिना निलय, बायां निलय, बायां आलिंद या दाहिना आलिंद। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए मनुष्य के चारों, जिसे ये मनुष्य है ना, ये इसका हृदय है, ये आप इसको समझिए ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे करके इसका हृदय है। 4 कक्ष में मानव का हृदय विभाजित है, जो दायां और बायां आलिंद, दायां और बायां निलय में विभाजित होता है। हृदय का सबसे बड़ा और मजबूत कक्ष जो होता है वो आपका बायां निलय होता है। क्या होता है, बायां निलय। बायां निलय जो है ये इसका सबसे मजबूत कक्ष होता है। बायां निलय कक्ष की भित्ति जो है वो करीब 0.5 इंच मोटी होती है, फिर भी इतने वेग से रुधिर की महाधमनी में भेजती है कि वो पूरे शरीर तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बायां निलय, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर पे। क्या भैया, परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में किस तत्व की आवश्यकता होती है, किस तत्व का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी रेडियम, ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन डी एक्टिनियम। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए परमाणु बम बनाने के लिए भारी नाभिक वाले तत्वों को समानता, जैसे आप किसका यूज करेंगे, यूरेनियम 235 का, यूरेनियम 235 के ऊपर, या और किसका, प्लूटोनियम 239 का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो ये परमाणु बम बनाने के लिए, परमाणु बम। अब परमाणु बम जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है भैया, तो यह जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। किस पर, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इसमें अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कराई जाती है, जिसमें कुछ ही सेकंड में प्रयुक्त संपूर्ण पदार्थ का क्षय हो जाता है और प्रचंड विस्फोट होता है, इससे असीम ऊर्जा मुक्त होती है। तो भैया इसमें देखिए यूरेनियम इसमें राइट, यूरेनियम 235 इसका उपयोग होता है, या प्लूटोनियम 239 का उपयोग होता है। इसमें राइट आंसर से हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद है प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।